Welcome to Shahid Pramod B.Ed College, 2 years B.Ed course. Your subject is Gender, School and Society. इसे हम कोर्स 6 भी कहते हैं, C6. Today topic is meaning and concept of gender and sex. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं अपने सब्जेक्ट के विषय में, जो हमारा है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो जेंडर से हमें डिनोट करते हैं लिंग, और स्कूल जो है वह विद्यालय, सोसाइटी यानी समाज। समाज हम देखते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका समाजीकरण होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका वह एक लिंग होता है, लेकिन उस लिंग में जैविक लिंग होता है वह, लेकिन समाज जो है उसमें विभेद उत्पन्न करता है कि यह लड़का है, यह लड़की है, अंतर उत्पन्न करता है। तो सोसाइटी क्या करती है, जेंडर में विभेद उत्पन्न करती है, और स्कूल, विद्यालय जो है वह जो है उस विभेद को कम करने का प्रयास करता है। तो आप देखते हैं कि भारत जो है एक बहुल आबादी वाला राष्ट्र है। यहाँ अनेक स्तरों पर विविधता पाई जाती है, देखने में, रंग में, भाषा में, खान पान में, हर चीज़ में विविधता पाई जाती है। भारतीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा, जिसे आधी आबादी के नाम से हम पुकारते हैं, वह है महिलाओं का। स्वतंत्रता प्राप्ति के 74 वर्ष बाद भी स्त्रियों को समाज में वह स्थान नहीं मिला जिसे वह मिलना चाहिए। न शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रारंभ में ही स्त्रियों को दया और विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे जितने भी साहित्यकार हैं उन्होंने चिन्हित किया है। आप जैसे देख ही सकते हैं, जैसे कहता अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। आखिर क्या है, हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं प्राचीन काल से ही, या तो आप हमारे धर्म ग्रंथ हैं, रामायण हैं, उनमें देखिए कि महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी है, आंचल में दूध आँखों में पानी। महिलाएं जो है प्राचीन काल से ही सशक्त रही हैं और शक्ति का रूप उन्हें माना जाता है। आज भी जब नवरात्रा का समय आता है तो 9 दिनों महिलाओं को या माता को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। लेकिन समाज में जो विकृति आई, जो समाजीकरण हुआ, वह एक विकृति का रूप लेती चली गई और महिलाएं जो है दिन प्रतिदिन अपने अस्तित्व को खोती चली गई। जब हम देखते हैं कि समाज में अगर विभेद उत्पन्न किया गया है तो उस विभेद को खत्म भी किया जा सकता है। तो खत्म कैसे किया जाएगा, तो शिक्षा के द्वारा उसको खत्म किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। यानी भेदभाव जो है वह भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में किसी न किसी रूप में उत्पन्न है। किसी भी प्रगतिशील और सभ्य समाज का मापक है वहाँ की स्थितियों, वहाँ की स्त्रियों की स्थिति पे। अगर हम किसी समाज को उन्नत कह रहे हैं तो वहाँ स्त्रियों की स्थिति जो है वह उन्नत होनी चाहिए। अगर वहाँ की स्थितियों में स्त्रियों की दशा दयनीय है तो वह समाज उन्नत नहीं कहा जा सकता है। तो आज अतः वर्तमान में आवश्यकता है कि लिंगीय भेदभाव को दूर करके स्त्रियों की दशा में सुधार किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि लिंग तथा सेक्स का अर्थ क्या है, उसका अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन। सबसे पहले हम जेंडर को समझने का प्रयास करते हैं, जेंडर के मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखते हैं कि मनुष्य जो है 2 ही रूपों में जन्म लेता है, लड़का या लड़की। मनुष्य क्या है, मनुष्य 2 रूपों में जन्म लेता है, लड़का या लड़की, जिसे प्रारंभिक अवस्था में जो है हम, अगर लड़की जन्म लेती है तो हम क्या कहते हैं, अरे छोटी सी बच्ची है, बाबू है, सोना है। लड़का को भी हम उसी तरीके से मोहन, राम, कृष्ण करके डिनोट करते रहते हैं कि भाई ये बच्चा है, लेख है।
तो आप देखते हैं कि उनके जो रुचियां हैं, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके रुचियों में बहुत सारी चीज़ों में भिन्नता पाई जाती है। उनके पहनने ओढ़ने के ढंग में, खाने पीने में, बोलचाल में, खेलने की क्रिया में भी भिन्नता पाई जाती है। आप देखेंगे कि अगर छोटी सी बच्ची है तो आप देखिएगा कि फ्रॉक पहनती है, बच्चे लड़का है तो उसको शर्ट पैंट पहनाया जाता है। खिलौनों में आप देखिएगा कि लड़की जो है वह गुड़िया से खेलती है, लड़के हैं तो उन्हें बंदूक दिया जाता है, बैट बॉल दिया जाता है। बोलचाल की भाषा में भी आप देखते हैं कि अंतर पाया जाता है, उनके बोलने का जो ढंग है उसमें भी अंतर, उच्चारण में अंतर होता है। तो हम यहाँ पे विभिन्न स्तरों में देखेंगे कि जेंडर को कैसे परिभाषित किया जाता है। जैसे कि व्याकरण द्वारा भी परिभाषित किया गया है, जैसे स्त्री और पुरुष का बोध होता है। व्याकरण में क्या है कि जेंडर को हम स्त्री पुरुष बोध से डिनोट करते हैं। जैसे सामान्य रूप में जेंडर का जो है वह शब्द सूचक है। जैसे हम रमा, राधिका, राधा, ये सब जो है क्या है, स्त्रीलिंग शब्द का सूचक है। अगर यही कहे राम, मोहन, कृष्ण, तो यह क्या है, पुरुष लिंग का सूचक है, पुल्लिंग शब्द का सूचक है। आप देखते हैं कि इसी तरीके से स्त्री और पुरुष के मिले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर जो होते हैं, ट्रांसजेंडर, तो हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को मिले जुले गुण वालों को हम क्या कहते हैं, थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर। तो आप देखेंगे कि थर्ड जेंडर में जो आते हैं वो कौन कौन है। तो जो हिजड़ा जो होता है और किन्नर, जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण होता है, जिसे हम अर्धनागेश्वर के रूप में भी एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा ट्रांसजेंडर जो है 2019 में विधेयक के द्वारा इसको मान्यता मिली है कि जो बाय बर्थ तो वह पुरुष होता है, लेकिन वह अपना जेंडर चेंज करके वह महिला बन जाते हैं। जो बाय बर्थ महिला होती है लेकिन अपनी स्वेच्छा से अपना जेंडर सेक्स चेंज करके वो क्या होते हैं, पुरुष बन जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर में सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। दूसरा आप देखते हैं कि लिंग का व्याकरण अर्थ भी होता है जेंडर का। तो ग्रामेटिकली हम उसको कितने पार्ट में करते हैं कि स्त्रीलिंग होता है, दूसरा होता है पुल्लिंग, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। तो स्त्रीलिंग में जो होता है, स्त्रीलिंग में जैसे जस्ट लाइक स्त्री यानी लड़की आती हैं, जैसे रमा, सीता, गीता, ये आएंगी। पुल्लिंग में क्या आएगा, राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, जो भी है। और नपुंसकलिंग में जो आएंगे वो क्या होंगे, जैसे पेन, कलम, कुर्सी, टेबल, मेज। तो स्त्री से तात्पर्य जो होता है स्त्रीलिंग से, यानी स्त्री सूचक शब्द, और पुल्लिंग से होता है पुरुष सूचक शब्द, और नपुंसकलिंग से जो होता है वह होता है कि आप उसको सजीव नहीं है, निर्जीव वस्तुओं में आप किसी वस्तु को हम नपुंसकलिंग में ले आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं लिंग का जीव विज्ञान में क्या अर्थ होता है। लिंग का जो है जीव विज्ञान में अर्थ होता है
तो आप देखते हैं कि जीव विज्ञान में आप देखते हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। जब किसी स्त्री और पुरुष के संयोग से जब वो संयोग करते हैं तो महिला का जो गुणसूत्र है XX और पुरुष का जो है वह XY है। तो महिला का X और पुरुष का X जब मिलता है तो वो क्या होता है, एक लड़की का जन्म होता है। और महिला का X और पुरुष का Y जब मिलता है तो वो क्या होता है, लड़के का जन्म होता है। आप समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त है। आप देखते होंगे कि पहले के समय में कि कहा जाता था कि किसी लड़की का जन्म है तो उसकी माँ का दोष है, उसकी माँ की वजह से लड़की जन्म हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, साइंस भी प्रूव कर चुका है कि इसमें ना किसी महिला का दोष होता है ना किसी पुरुष का दोष होता है, क्योंकि उनकी जो है ना ऐच्छिक नहीं हो सकता है। वो चाहकर भी लड़के का जन्म अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते, नहीं लड़की का। यह एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वह लड़का और लड़की का जन्म होता है, क्योंकि महिला में XX गुणसूत्र ही है और पुरुष में जो है XY गुणसूत्र है। तो आप देखते हैं कि जेंडर क्या है। जेंडर जो है व्याकरण के शब्दों का स्त्री और पुरुष विभाजन है। जेंडर क्या है, व्याकरण के द्वारा शब्दों का स्त्री पुरुष विभाजन है। और सेक्स क्या है, वे विशेषताएं जो स्त्री और पुरुष के अंतर को स्पष्ट करती है। दूसरा आप देखते हैं कि सेक्स जो है एक जैविक शब्दावली है। सेक्स क्या है, एक जैविक शब्दावली है जो स्त्री और पुरुष में जैविक भेद को प्रदर्शित करते हैं। वहीं जेंडर शब्द स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेद को प्रदर्शित करते हैं। जेंडर इस बात की ओर इशारा करता है कि जैविक भेद के अतिरिक्त जितने भी भेद हैं वह प्राकृतिक न होकर समाज द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और इसमें यह बात भी सम्मिलित है कि अगर यह भेद बनाया हुआ है तो उसे दूर भी किया जा सकता है। आप देखते हैं कि समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले जितने भी भेदभाव हैं वह एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया है, समाज ने सामाजिकरण के द्वारा उसमें भेद उत्पन्न किया है। तो आप देखते हैं लास्टली फाइंड आउट हम यही कर रहे हैं कि सेक्स जैविकीय अवधारणा है, वरन लिंग एक सामाजिक अवधारणा है। थैंक यू।